स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज से हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक विचारधारा या जिसे आप भौगोलिक चिंतन भी कहते हैं। अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो उसमें एक प्रश्न पत्र होता है जो कि प्रथम प्रश्न पत्र होता है भौगोलिक चिंतन का। ओके, उसमें आपको विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के योगदानों का वर्णन करना होता है। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। जो भी टॉपिक्स होंगे सब प्रश्नों के माध्यम से होंगे, प्रश्न के माध्यम से मैं टॉपिक कवर करूँगा। और जो भी प्रश्न होंगे वो सारे अनसॉल्व्ड के होंगे, या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। ज़्यादातर जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेंगे हम और उन पर डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे नोट्स के साथ। अब देखिए, जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं उसको भी मैं करा दूंगा। जो 8 नंबर वाले प्रश्न होते हैं यानी 8 नंबर में आते हैं उसको भी मैं करा दूंगा। जो 10 नंबर के प्रश्न आते हैं उसको भी करा दूंगा, यानी सब कुछ आपको करा दिया जाएगा। यहाँ पर चाइना और जापान का भूगोल मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पर्यावरण पारिस्थितिकी भी पढ़ा रहा हूँ। सारे वीडियोस आ रहे हैं तो आप सीक्वेंस से सभी को देखते रहिए। तो आज से हम लोग भौगोलिक विचारधारा वाला जो प्रश्न पत्र है इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा चलिए देखते कौन सा है और उसको पढ़ते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो मैं ले रहा हूँ पुनर्जागरण काल, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। 50 शब्दों में पूछ लिए जाते हैं, 200 शब्दों में पूछ लिए जाते हैं और 500 शब्दों में भी प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूँ। कई बार आ भी चुका है पेपर में। देखिए, जो नोट्स है काफ़ी खूबसूरत है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा। जब कुछ प्रश्न हो जाएंगे तो मैं आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा और बता दूंगा कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है नोट्स के बारे में। अब रही बात, कहीं कहीं भाई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी आपको समझदार हैं समझ लेना चाहिए। ओके, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, कुछ मात्राएँ गलत हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इतना आप समझदार हैं। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भौगोलिक विचारधारा। जो पहला प्रश्न है आपसे पूछे जाएगा, वो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है एग्जाम में, वो प्रश्न यही है, पुनर्जागरण काल की प्रमुख खोजों एवं यात्राओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न कई बार 200 शब्दों में पूछा गया है, कई बार 500 शब्दों में पूछा गया है। अच्छा, एक बात और, मैं प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार लिखाता हूँ कि आप चाहें तो 200 शब्दों में उतना ही लिख दीजिए, चाहे तो आप 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आप ऐड कर ही सकते हैं। इतना तो दिमाग है आपके पास ना कि थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से लिखाता हूँ कि 200 शब्दों में भी एडजस्ट हो जाए, 500 शब्दों में भी एडजस्ट हो जाए, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेंगे। ओके, पीछे शोर शराबा हो रहा था इसलिए मैं चला गया था, फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो ये प्रश्न था आपका, पुनर्जागरण काल की प्रमुख खोजों एवं यात्राओं का वर्णन कीजिए। तो आपको आंसर में कैसे लिखना है, पहले आपको इतना लिखना है, पुनर्जागरण प्रमुख रूप से यात्राओं, आविष्कारों एवं अन्वेषणों का युग था। ये एक लाइन आपको लिखना है। ओके, पुनर्जागरण प्रमुख रूप से यात्राओं, आविष्कारों एवं अन्वेषणों का युग था। पुनर्जागरण में भाई यात्राएं भी की नाविकों ने, आविष्कार किए वैज्ञानिकों ने, और अन्वेषण का खोज भी हुई। ओके, फिर आपको एक छोटी सी हेडिंग लिखनी है और यही हेडिंग आपका पूरा काम कर जाएगी। यही हेडिंग आपको अच्छा नंबर दिलाएगी। अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने ये हेडिंग लिख दी सही से तो आप अच्छा नंबर पाएंगे। हेडिंग है, नवीन खोजों एवं आविष्कारों का युग था। नवीन खोजों एवं आविष्कारों का युग था, ये हेडिंग आपको डालनी है। और फिर जो है ये 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं। ओके, 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं। पहला पॉइंट है, 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। कब? 1609 ईस्वी में किसने, गैलीलियो ने किसका, दूरबीन का आविष्कार किया। ओके, 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, 1680 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओके, 1680 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको, 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने सौरमंडल संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने सौरमंडल संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। चौथा पॉइंट आपको लिखना है, 1470 ईस्वी में छापेखाने का आविष्कार हुआ। छापेखाने प्रिंटिंग प्रेस, ओके, जिससे आप छपाई करते हैं, तो उसका आविष्कार 1470 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है,
अगर नाम आपको मिल जाए तो उसको भी ऐड कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। अगर ये नाम मिल जाए तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो ये अगर 4 पॉइंट आप शुरुआत में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी जो चेक करेगा ना, वो प्रभावित हो जाएगा कि भाई इसको तो डेट, आविष्कार, आविष्कारक सब कुछ सही से पता है, तो आगे इसने सही लिखा होगा, आपको बढ़िया नंबर दे देगा। आगे पढ़ेगा या फिर नहीं पढ़ेगा, नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये आपको ज़रूर लिखना है, और ये समझने वाली चीज़ नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ है। तो पहली हेडिंग आपको समझ में आ गई। अब जो हेडिंग है इसमें थोड़ा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा एक एक के बारे में। प्रमुख यात्री और उनकी खोज हेडिंग डालनी है, और जो पहली हेडिंग होगी वो होगी उत्तमाशा अंतरीप की खोज। ओके, इसमें लिखना है, इस अंतरीप की खोज एक समुद्री यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। 1486 और 87 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने अनेक कठिनाइयां सहन करने के बाद अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचने में सफलता हासिल की, जिसे उसने तूफानों का अंतरीप नाम दिया। बाद में पुर्तगाल के शासक ने इसे उत्तमाशा अंतरीप नाम दिया। देखिए, ये समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने वाला इसमें वैसा है नहीं। उत्तमाशा अंतरीप जो है वो दक्षिण अफ्रीका, आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका देश स्थित है, उसी दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग कहलाता है उत्तमाशा अंतरीप। तो उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब की? 1486, कहीं कहीं 87 लिखा होता है। ओके, तो ये सबसे पहले अनेक कठिनाइयों को सहन करने के बाद अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा, और इसे उसने क्या नाम दिया? तूफानों का अंतरीप, क्योंकि बहुत सारे तूफान का सामना करने के बाद ये वहाँ पर पहुँचा था, तो इसने उसे नाम दिया तूफानों का अंतरीप। बाद में जब एक पुर्तगाल शासक मतलब इसके बारे में जानता है, तो वो इसका नाम कर देता है उत्तमाशा अंतरीप। उत्तमाशा, इसको बोलते हैं उत्तम आशा। मतलब जो यूरोपीय नाविक थे, अगर वो अफ्रीका के दक्षिणी तट तक यानी यहाँ तक पहुँच जाते थे, तो अब उनको यहाँ से एक अच्छी आशा दिखने लगती थी कि आगे हम जा सकते हैं, क्योंकि जो खतरा रहता है वो इसी के बीच में रहता है, और वो खतरा जो है पार करके अगर यहाँ तक पहुँच गए तो अब यहाँ से वो अच्छी आशा कर सकते हैं, उत्तम आशा। तो इसलिए इसका नाम हो गया उत्तमाशा। ओके, तो ये पहली हेडिंग आपको लिखनी है, उसके अंतर्गत इतना आपको लिख देना है। फिर आपको दूसरी हेडिंग लिखनी है, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह की खोज। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत मतलब अगर आप 7-8 में थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है। देखिए, स्पेनिश राजा फर्डिनेंड की सहायता पाकर साहसी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में 3 समुद्री जहाज़ों को लेकर भारत की खोज के लिए निकला था, परंतु 33 दिन की समुद्री यात्रा के बाद वास्तव में अपने उचित मार्ग से भटक कर वह एक नई भूमि पर पहुंचा। पहले वह समझा कि यह भारत भूमि ही है, परंतु वास्तव में यह एक नई दुनिया थी। बाद में इटली का एक नाविक अमेरिगो भी यहीं पर पहुंचा, और उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। देखिए, ये जो कोलंबस था, ये वास्तव में 1492 ईस्वी में 3 जहाज़ों को लेकर के भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था, कि हम भारत कैसे पहुँचे समुद्र के माध्यम से, इसकी खोज के लिए निकला था। और इसकी सहायता किसने की थी? स्पेनिश राजा फर्डिनेंड ने। भाई खर्चा और वगैरह दिया था, नावें दी थी, कुछ साथियों को भेजा था, अकेले थोड़ी ना आया होगा। तो ये निकला था वास्तव में भारत की खोज करने के लिए, या हम कहें भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। लेकिन ये अपने उचित मार्ग से भटक गया। समुद्र में ना अक्सर नाविक भटक जाते हैं, तो ये भटक गया और ये पहुंच गया दूसरी तरफ, मतलब आना था इसको पूरब और ये चला गया पश्चिम। अब ये पहुंच गया भैया एक लैंड पर, मतलब एक भूमि पर। उसने समझा कि शायद मैं पहुंच गया हूं भारत पर, भारत में पहुंच गया हूं। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये भारत नहीं, ये तो दूसरा महाद्वीप है, यानी दूसरा द्वीप है। तो फिर उसने, चूँकि वो वेस्ट में था यानी पश्चिम में था, तो उसने उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़। देखिए, इंडीज़ इंडिया से निकला है ना, और वेस्ट में था, जाना चाहिए था पूरब में, पहुंच गया वेस्ट में यानी पश्चिम में, तो इसलिए उसका नाम उसने रखा वेस्ट इंडीज़, यानी वेस्ट इंडीज़ में चला गया, यानी कि पश्चिमी इंडियन। क्योंकि वहाँ जो लोग मिले उसको द्वीप में,
वो थोड़े इंडियन टाइप के थे, मतलब रंग जो उनका था चेहरे का इंडियन से मिलता जुलता था। तो वेस्ट इंडीज़ की खोज उसने कर दी। पश्चिमी द्वीप समूह का मतलब क्या, वेस्ट इंडीज़। और फिर बाद में एक बाद में एक इटली का नाविक अमेरिगो भी आता है, तो उसी के नाम पर उस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ जाता है। ओके, देखिए अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर इसके बगल में ही छोटा छोटा सा है द्वीप समूह, जहाँ जहाँ पर कई देश हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ऐसे करके बहुत सारे कैरेबियन द्वीप समूह हैं। ओके, तो जब इसकी खोज की तो यहाँ पर भी गया। तो मतलब कुल मिलाकर अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की, या पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने की, तो कोलंबस का ही नाम आएगा। ओके, चूँकि वो पश्चिम में था इसलिए वहाँ पर उसको वेस्ट इंडीज़ कह दिया गया। उस द्वीप को सबसे पहले द्वीप पर पहुँचा, उसके बाद महाद्वीप पर गया, यानी अमेरिका महाद्वीप पर। बाद में इटली का एक नाविक अमेरिगो भी वहीं पर आता है, तो उसी के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ जाता है। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देता हूँ। फिर ये जो है तीसरा आपका भारत के समुद्री मार्ग की खोज। ओके, तीसरा आपको लिखना है भारत के समुद्री मार्ग की खोज। देखिए, यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा पुर्तगाल के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त कर इस अभियान पर निकला था। यह नाविक अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए उत्तमासा अंतरीप पहुंचा। देखिए, उत्तमासा अंतरीप सभी लोग पहुंचेंगे। कोई भी यूरोपीय अगर भारत आना चाहता है समुद्री मार्ग से, तो उत्तमासा अंतरीप तक उसको पहले पहुंचना होगा, फिर वहां से वो दूसरा स्टेप अपना आगे बढ़ाएगा। मतलब पहला जो खतरा रहता है वो इसी के बीच में रहता है, यूरोप और उत्तमासा अंतरीप के बीच। अगर उसको पार कर लिया और उत्तमासा अंतरीप तक आ गया, तो फिर वहाँ से अच्छी आशा दिखने लगती कि अब हम कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। ओके, तो जो वास्को डिगामा था ये पश्चिमी तट से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तमासा अंतरीप तक पहुँचा, फिर हिंद महासागर से होते हुए जंजीबार पहुँचा, वहाँ से पूरब की ओर बढ़ा, और फिर वहाँ से वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पर 20 मई 1498 को पहुँच गया। ओके, तो भारत का जो पश्चिमी बंदरगाह था केरल साइड में कालीकट, तो वहाँ पर पहुँचता है। फिर जमोरिन वहाँ के जो शासक रहते हैं इसका स्वागत वगैरह करते हैं, कहानी आपने पढ़ी होगी। तो अब ये जो वास्को डिगामा है ये किस राजा, मतलब किस देश के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त करता है, पुर्तगाली। ओके, पुर्तगाल के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त करता है और फिर अभियान पर निकल पड़ता है अफ्रीका के पश्चिमी तट से। अगर आप अफ्रीका देखेंगे तो कुछ इस टाइप का बना है। ओके, मैं ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बना सकता यहाँ पर। तो ये जो आया ये इधर ऊपर इसके यूरोप पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर, मैं तो थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे पश्चिमी तट से होते हुए यहाँ पहुँचा उत्तमासा अंतरीप, फिर यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आपका भारत ऐसे है। ओके, तो भारत पर पहुँचा, सॉरी यहाँ पर ऐसे भारत है ना, तो यहाँ पर ये पहुँचा दक्षिणी तट पर। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की। भारत की खोज नहीं की थी, ये भी ध्यान रखना, भारत के समुद्री मार्गों की खोज, क्योंकि भारत के बारे में लोग पहले से जानते थे। भाई प्राचीन काल से हमारा व्यापार होता रहा विदेशों से, तो भारत के बारे में ऐसा नहीं था कि लोग जानते नहीं थे। बट कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया 1453 में, तो फिर जो स्थलीय मार्ग था व्यापार का वो बंद हो गया। फिर यूरोपीय देशों को समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की खोज की गई थी, क्योंकि अमेरिका के बारे में लोगों को पता ही नहीं था उस समय, तो उसके मार्गों की खोज नहीं की थी, क्योंकि अमेरिका के बारे में पता ही नहीं, तो भूल चूक से पहुंच गया था कोलंबस वहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखना कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज हुई, जबकि अमेरिका की खोज हुई, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई। फिर यहाँ पर चौथा पॉइंट आपको लिखना, आप छोटे छोटे पॉइंट है, यही जो 3 पॉइंट थे बड़े थे, बाकी सारे पॉइंट छोटे छोटे हैं। पृथ्वी की परिक्रमा। पुर्तगाली नाविक मैगलन और उसके साथियों ने 1519 ईस्वी में समुद्र द्वारा पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा करके यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। ओके, तो मैगलन ने अपने साथियों के साथ 1519 ईस्वी में पृथ्वी की समुद्रों के माध्यम से यात्रा की, यानी कि पूरब से चला और पश्चिम में घूमते हुए फिर आ गया यहीं पर। तो वो समझ गया कि भैया पृथ्वी गोल है, घूमते रह जाओगे, कोई इसका छोर है ही नहीं, कोई किनारा नहीं है, पृथ्वी तो एकदम गोल है। तो ये किसने सिद्ध किया, मैगलन ने। 5वां हेडिंग यहाँ पर आपको लिखना है ब्राज़ील की खोज। छोटा सा इसमें थोड़ा सा लिख देना, 1501 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक
कैब्रल ने एक नए देश ब्राज़ील की खोज की। फिर अगला पॉइंट आपको लिखना है, छठा पॉइंट, मैक्सिको व पेरू की खोज। 1519 ईस्वी में स्पेनिश नाविक कोर्टिस ने मैक्सिको की खोज तथा 1531 ईस्वी में पिजारो ने पेरू की खोज की। तो पी से पिजारू और पा से पेरू यानी कि लगभग सेम है। तो पिजारो ने पेरू की खोज कब की? 1531 ईस्वी में। कोर्टिस ने मैक्सिको की खोज कब की? 1519 ईस्वी में। फिर जो आपको अभी लास्ट नहीं है, 7वां हेडिंग है, इसमें आपको लिखना है न्यू फाउंडलैंड व लेब्राडोर की खोज। यूरोप महाद्वीप के लिए न्यू फाउंडलैंड की खोज इंग्लैंड के नाविक जॉन कैबेट की देन थी। ओके, इंग्लैंड का एक नाविक था जॉन कैबेट, इसने न्यू फाउंडलैंड की खोज की और यूरोप महाद्वीप को योगदान में दे दिया कि भाई, मतलब योगदान में देने का मतलब यूरोप का पहला नाविक था जिसने न्यू फाउंडलैंड की खोज की, तो यानी कि अपने यूरोप महाद्वीप का नाम रोशन किया। 1497 ईस्वी में जॉन कैबेट इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम की सहायता से पश्चिमी समुद्र की ओर निकला, जिधर भूल चूक से कोलंबस निकल गया था। तो ये भूल चूक से नहीं निकला था, क्योंकि अब अमेरिका की जो खोज है वो हो ही चुकी थी, तो एक दूसरे द्वीप की खोज के लिए निकलता है। तो ये जान के पश्चिम की ओर निकला था, भूल चूक से नहीं। ओके, और किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम, इनकी सहायता से निकला। साहसी नाविक जॉन कैबेट उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार करके कनाडा के समुद्री तट पर पहुंच गया और उसने वहां न्यूफाउंडलैंड की खोज की। उसके पुत्र सेबास्टियन कैबेट ने लेब्राडोर की खोज की। ओके, इसका जो पुत्र था यानी कि जॉन कैबेट का पुत्र था सेबास्टियन कैबेट, इसने लेब्राडोर की खोज की। तो ये सब रटने की चीज़ है भैया, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं। 8वां और लास्ट पॉइंट आपको लिख देना है अफ्रीका महाद्वीप की खोज। तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज का श्रेय मार्टिन स्टैनली तथा डेविड लिविंगस्टन को प्राप्त है। ओके, बस इतना आपको लिख देना है, चाहे 500 शब्दों में आए, अगर 200 शब्दों में आता है तो थोड़ा सा आप कम लिखिए। ओके, ये जो 3-4 हेडिंग है लास्ट के, इनको आप काट भी सकते हैं, और ऊपर के जो इम्पोर्टेंट है जैसे वास्को डिगामा, कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियाज, उन्हीं सबको लिखना है। अगर 500 शब्दों में आता है तो पूरा आपको लिख देना है। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए भाई लोग। ओके, आप इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, कॉलेज में, कोचिंग में, सब जगह इसको शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।